नमस्कार नन्हे दोस्तों तथा अभिभावकों। मैं प्रमोद शातलवार, अंतर भारतीय महाराष्ट्र शाखा का एक आजीवन सदस्य, आज के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक के हमारे मेहमान एक कलाकार है। आओ मैं आपको उनका परिचय करवा दूं। हमारे आज के मेहमान है श्री गणेश जी कदम। आप महाराष्ट्र के अंबाजोगाई के स्थित है तथा पेशे से कला अध्यापक है। चित्रकारिता के साथ साथ शिल्पकला में भी आपको महारत हासिल है। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी, बाल गंधर्व रंग मंदिर, इनके साथ ही देश के कई शहरों में आपकी कलाओं का प्रदर्शन हो चुका है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ जुड़कर समाज से अंधश्रद्धा दूर करने हेतु भी आपका कार्य सराहनीय है। पर्यावरण के प्रति आप काफी दिलचस्पी रखते हैं। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव के दौरान हर वर्ष आप पर्यावरण पूरक गणेश मूर्तियां बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन हर साल करते आए हैं। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी कदम इन्हें। नमस्ते बच्चों। राष्ट्रीय युवा योजना और अंतर भारतीय के इस बाल आनंद महोत्सव में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी का अभिनंदन। और राष्ट्रीय युवा योजना और अंतर भारतीय इनका भी मैं बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं, क्योंकि इन्होंने देश के बच्चों के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में इतना अच्छा अवसर दिया है कि वह अपनी कला प्रदर्शित कर सके। बच्चों, एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा चित्रकार था। सब लोग उस चित्रकार चित्र की तारीफ करते थे और उसके चित्र के सब चहीते थे। लेकिन उस चित्रकार को ऐसा लगता था कि मेरी कला इस राज्य के सभी लोगों ने देखनी चाहिए और उसकी कला में जो कमियां हैं वो उसे समझनी चाहिए, ऐसे चित्रकार को लगता था। इसीलिए उसने एक बार अपना एक सबसे बेहतरीन चित्र एक चौराहे पे लगा दिया और नीचे सूचना लिखी कि इस चित्र में जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, और वो कमियां जहां है वहां नीचे दिए हुए एक पेन से एक बिंदु लगाए। सुबह में उसने वह चित्र चौराहे पे रखा और जब वह शाम को आके देखता है तो उस चित्र पर सब बिंदु ही बिंदु नजर आए। तो वह चित्रकार बहुत बड़ा ही नाराज हो गया कि मुझे चित्रकला का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि सामान्य से सामान्य लोग भी इसमें इतनी खामियां दिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो मुझे अब ये चित्रकला छोड़ देनी चाहिए। और वह नाराज होके दरबार में नहीं आया। तो अकबर ने पूछा कि हमारे चित्रकार आज दरबार में क्यों नहीं आए। उसका जिम्मा बीरबल पर दे दिया कि आप चित्रकार के घर पे जाके उनको पूछें कि क्या बात है, आज आप दरबार में नहीं आए। तो बीरबल जब चित्रकार के पास गया तो चित्रकार ने सब कहानी उसे बता दी। बीरबल ने चित्रकार को कहा कि और एक ऐसा ही तुम चित्र बनाओ मेरे लिए। और उस चित्रकार ने दूसरे ही दिन वैसा ही हूबहू एक चित्र बनाया। बीरबल ने वही चित्र चौराहे पे रख दिया और नीचे एक सूचना लिखी कि इस चित्र में
आपको जो जो कमियां नजर आ रही है वह कमियां न आप वह कमियां सिर्फ न देखें और उसे सुधार कर उस चित्र को फिर से बनाएं। शाम होते होते देख लिया, बीरबल ने उस चित्रकार को बुलाया और वह चित्र दिखाया तो एक भी कमी उस चित्र में दिखाई नहीं दी और किसी ने भी वहां रखे हुए ब्रश को हाथ तक नहीं लगाया। तो बच्चों, इससे यह सीख मिलती है, इससे अपने को यह समझ में आता है कि अगर अपनी कला पे किसी ने टिप्पणी की तो ऐसा नहीं है कि हमारी कला में कुछ कमियां है, बहुत कमियां है। तो हम अपना किसी की टिप्पणी से, गलत टिप्पणी से हम अपनी कला को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपना मन मुटाव नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे तज्ञ, उसमें जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए कि अपनी कला में क्या कमी है और अपनी कला को बढ़ावा देना चाहिए और अपनी कला रियाज से, प्रयास से हर रोज उसको बढ़ावा देके अपनी कला वृद्धिंगत करनी चाहिए और अच्छी करनी चाहिए। तो कला का महत्व अपने जीवन में इस तरह से आप समझिए, अपना मन मुटाव न करके अपनी कला, अपने अंदर की कला नष्ट न कीजिए। यही एक सुझाव आप याद रखें। सभी कलाकार धन्यवाद। नमस्ते, मैं ऐश्वर्या परदेशी। मैं एक संगीत की साधक हूँ। बाल महोत्सव में आप सभी से बात करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है जो कि इस तरह है: साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषान विहीन। इसका सरल अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति या जिस मनुष्य के जीवन में साहित्य, संगीत या कोई भी प्रकार की कला नहीं है, वो एक ऐसे प्राणी, ऐसे पशु की तरह है जिसके सींग या जिसकी पूंछ नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस आदमी के पास कोई कला नहीं है वो अधूरा है। आप सभी अपनी अलग अलग कलाओं से बाल महोत्सव की शान बढ़ा रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। और आजकल ये सिर्फ एक शौक या एक हॉबी न रहते हुए एक करियर अपॉर्चुनिटी, एक इसमें आगे कुछ ना कुछ ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। ये मैं खुद अभी अनुभव ले रही हूँ। मैं एक फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ, फुल टाइम मैं वोकलिस्ट हूँ। उसी के साथ साथ मैं अलग अलग जॉनर्स जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में जैज, पॉप, रॉक और इंडियन म्यूजिक में सूफी, कवाली या गजल्स या कोई डिवोशनल म्यूजिक, भजन, ये सब में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, इन्फ्यूजन। और मेरा एक बैंड भी है। तो बेसिकली अगर हम हमारी हॉबी को, हमारी स्किल को और डेवलप करें तो हम आगे जाके उसी में अपनी चमक दिखा सकते हैं। बाल महोत्सव के जरिए आपको ये मौका मिला है और किसी किसी के लिए ये शायद अपने फ्यूचर करियर की दिशा में पहला कदम भी होगा। खुद पर विश्वास रखिए, जो पसंद है उसमें आगे बढ़ना है। अगर ये ठान लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बाल महोत्सव में सहभाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सारे दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि वो अपनी कला, वो अपने अंदर छुपा कोई गुण आगे लाए। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि आप देश का आने वाला कल हो। और आप सभी को बधाई देती हूँ कि आपने इस महोत्सव में सहभाग लिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
हेमंत वाघ है। मेरी पाठशाला का नाम श्री छत्रपति शिवाजी माध्यमिक विद्यालय है। मैं तालुका जिला नासिक से हूँ। मेरा राज्य महाराष्ट्र है। मेरे मार्गदर्शक संगीत शिक्षक श्री तुकाराम तांबे सर है और मेरी मार्गदर्शक शिक्षिका सौ आरोटे SN है। मैं आपको आज देशभक्ति पर गीत सुनाती हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ओ, 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 जलते शरारे हैं पानी के धारे, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, नाज के नाम के देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, नाज के नाम के देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। मेरा नाम हर्षम, मैं 9वीं कक्षा से हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज आपके सामने योगा का अभ्यास करके दिखाता हूँ। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भावे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः।
आदियोगी योग धारा चलक चंचल सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदियोगी उतरे मुझ में आदियोगी इसको अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा भस्म वाली रस्म कर दो आदियोगी योग उत्सव रंग भर दो बज उठे ये मन सितारी झनन 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 सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन गणन गणन सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन गणन गणन सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन गणन गणन सांस शाश्वत आदियोगी योग धारा चलन चंचल सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन गणन गणन उतरे मुझ में आदियोगी उतरे मुझ में आदियोगी शांति शांति शांति। Hello guys, my name is Aradhya Shivaji Gori. I am 8 years old. I live in Wardha, Maharashtra. I am dancing song is Desh Bhakti song. समा
My name is Nilesh Shankar Patwe. My class is 7th. My school is Hutatma Baherji Smarak Vidyalaya, Wasmat. My city is Wasmat, district Hingoli and state Maharashtra. I draw a painting.
माझे नाव आहे मानसी धनाजी जाधव. मी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा लातूर उदगीर तालुक्यामधून आलेली आहे. माझे शाळेचे नाव आहे श्यामलाल मेमोरियल हायस्कूल उदगीर. मी तेथे 6वी इयत्तेत शिकत आहे. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला ओरिगामी ही कला दाखवणार आहे. आपण काय करतो, बऱ्याचदा पुस्तक वाचतो आणि पुस्तक वाचत असताना काही काम आठवलं की पुस्तक घाई गडबडीत दुमडतो आणि निघून जातं. आता तसे नाही करावे लागणार. आता मी तुम्हाला बुकमार्क बनवून दाखवणार आहे. आपण इथे एक चौरस कागद घ्यायचा आहे. आपण याच्यापेक्षा छोट्या आकाराचा कागद घेऊ शकतो किंवा मोठ्या आकाराचा, पण मला दुसरा रंग घ्यावासा वाटतो. मी दुसरा रंग घेते. इथे मी हा ऑरेंज रंग घेते. चला, आता आपण हे कसं बनवायचं हे पण आपण याला मधून फोल्ड, असं त्रिकोणी शेपमध्ये फोल्ड करायचं आणि घट्ट दाबायचं. त्यानंतर हे असं इथून मधून हे करून घ्यायचं. पुन्हा हे जे आहे ते असं डायमंड शेप करून घ्यायचं. या साईडनेही तसेच करून घ्या. आणि आता हे जे इथं हे झाले ना, कप्पा झाल्यासारखे, तसे ह्याला ह्यामध्ये घाला दोन्ही साईड्समध्ये. आणि ह्याला मागच्या साईडनी प्रेस करा. हे पहा. आता मी याच्यावर काही ड्रॉइंग करेल. तुम्हीही अशीच ड्रॉइंग करू शकता. ही पहा, इथे मी एक ड्रॉइंग केलेली आहे. आता मी याला पुस्तकात घालून दाखवेन. हे पहा, या पेजवर हे पहा मित्रांनो, हे कसं बेस्ट बसलेलं आहे. आता बुकमार्क आपल्याला बाहेरून विकत घ्यायची गरज भासणार नाही. आता आपण पेन स्टँड बनवणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याकडे भरपूर सामान असतं, पण ते ठेवायसाठी काही म्हणजे जागा नसते, विरखुरल्या जातात. यासाठी आपण पेन स्टँड बनवणार आहोत. प्रथम एक चौरसाकार कागद घ्या. कितीही मापाचे असले तरी चालेल. ह्याला असं मधून फोल्ड करायचंय. बरोबर टोकं जुळून घ्या. हे असं. हे झाल्यानंतर या साईडनेही आपल्याला तसंच करून घ्यायचं आहे. हे पहा. आता हे फोल्ड उघडून आपल्याला असे हे ट्रायंगल्स घ्यायचे. व्यवस्थित घ्यायला हवी ही वाली ट्रायंगल. ह्याच प्रकारे ह्या साईडचंही तसंच करायचं आपल्याला. यानंतर आपल्याला हे अशी फोल्ड घालायचे. सर्व घड्या दाबून केल्या पाहिजेत. आता तुम्ही हे जे सेंटर आहे यातून फोल्ड करा. मी येथे अशाच प्रकारे आणखीन एक बनवून ठेवलेलं होतं. हे पहा. हे पहिले चेक करायला पाहिजे, कारण एक एकदा हे पहिले आपण यावाल्या साईडनेही असे फोल्ड मारून घेणार आहोत, म्हणजे याचा आकार व्यवस्थित येईल. हा पहा. आता आपण हे फेविकॉलने जोडणार आहोत. व्यवस्थित फेविकॉल लावून घ्यायचे. आता फेविकॉल लावून घेतलेला आहे.
आता हे असं व्यवस्थित मध्ये घालायचं. व्यवस्थित घालून घ्यायचं हे आणि त्याला चिपकायचं. या साईडनेही तसेच. हे पहा आणि असं प्रेस करून घ्यायचं आणि या साईडनेही प्रेस करून घ्यायचं आणखीन एकदा. हे पहा येथे पेन स्टँड रेडी आहे. आपण अशाच प्रकारे मी इथे आणखीन काही बनवलेले आहेत. आपण याला 2 असे जोडून हे करू शकतो. 2 ह्याचं पेन स्टँड आणि खाली कार्डबोर्ड लावणं महत्त्वाचं आहे, यामुळे सामान पडणार नाही. आपण असे 3 लावू शकतो किंवा असे 3 लावू शकतो किंवा हे अशा प्रकारे 4 लावू शकतो किंवा अशा प्रकारे 4 लावू शकतो. इथे आपल्याला AC साईजचा एक पेपर हवा आहे आणि आपल्याला हे 21 सेंटीमीटरचं हे हवे. हे पहा मी तर 21 ह्याचं करून घेतलं आहे. आता मी ह्याला कट करते. हे पहा मी तर कट करून घेतलं आहे. आता आपल्याला प्रथम हे असं मधून दुमडून घ्यायचं आहे. बरोबर आलं पाहिजे. करेक्ट. आणि दाबून फोल्ड्स मारा, कारण मोबाईल स्टँडसाठी दाबून फोल्ड मारणं गरजेचं आहे. आता हे जे मधून भाग झाला आहे इथे आणखीन एक अशा प्रकारे फोल्ड्स मारून घ्यायचे. साईडनेही तसेच करून घ्यायचं. आता आपण ह्याला येथून फोल्ड करू. यानंतर आपल्याला ट्रायंग्युलर फोल्ड मारून घ्यायचे अशा प्रकारे. या साईडनेही तसेच ट्रायंग्युलर फोल्ड व्यवस्थित मारायला हवे आणि या साईडनेही तसेच करून घ्यायचं. हे पहा हा असा व्यवस्थितरित्या. हा झाल्यानंतर ह्याचीही फोल्ड आपण ओपन करायचं आहे आणि हे आता सर्वात महत्त्वाची स्टेप आहे. यात आपण चुकूही शकतो, त्यामुळे हे व्यवस्थित केली पाहिजे. पहिले हे टोक असे हे करून घ्यायचे, दाबून घ्यायचे दोन्ही साईडचे. हे असे व्यवस्थित. हे झाल्यानंतर आता हे जे आहे पहिले याला वर करा आणि नंतर याच मध्ये फिट करा या प्रकारे आणि अशी फोल्ड मारा. याच प्रकारे येथे हे आपल्याला तसंच करायचं आहे. ह्याला असे मध्ये घाला आणि ह्याला असे मध्ये घालायचं आपल्याला या प्रकारे. आता हे जे आहे याला असं मध्ये हे करून घ्या, फोल्ड व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायचं इथं. आणि हे झाल्यानंतर हे पहा हे अशा प्रकारे होईल आणि आपला मोबाईल स्टँड एकदम रेडी आहे. हा पहा मी येथे आपल्याला मोबाईल ठेवून दाखवते आणि हा खूप मजबूत आहे. हे पहा. थँक यू.
नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आपके लिए प्रेरणादायक होगी। यह कहानी उस बच्चे की है जो हर हालत में अपनी हिम्मत न हारकर किस तरह से बड़ा हो गया और उसके परिवार वाले उसे सहायता करते हैं। हामिद एक छोटा सा बेटा जिसकी उम्र है 12 साल की, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके अब्बाजान, उसके अब्बू और उसकी मम्मी, जिसे वह मम्मी कह के बुलाता था, वे सभी अपने छोटे से घर में रहते थे। अब्बाजान बड़े थे, घर का छोटा सा भी क्यों न हो कारोबार वे संभालते थे। अब्बू जो थे वे काम करते थे सब्जी बेचने का। उनका घर छोटा सा ही था और हामिद जो है वह गांव में ही होने वाले पाठशाला में पढ़ता था। अब्बाजान उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें सुनाते थे और अब्बू जो है वे हर रोज़ सुबह जल्दी उठते थे, अपना कामकाज पूरा करके पास वाले शहर में जाते थे, वहाँ से सब्जी खरीद कर लाते थे और हो सके जल्दी अपने गांव वापस आ जाते थे। गांव आने के बाद घर में आकर जो सब्जियाँ वे लेकर आते थे, घर के सभी लोग उन्हें वो सब्जियाँ अलग अलग करने में मदद करते थे। अम्मी हो, अब्बाजान, अब्बू और हामिद वे सभी मिलकर सब्जियाँ अलग अलग करते थे। फिर अब्बू जो है वो सभी सब्जियाँ एक छोटे से गाड़ी पे डालकर उसे गांव में बेचने के लिए लेकर चले जाते थे। और जब भी कभी वे गली में जाते थे, वहाँ जाने के बाद वे कहते थे, चलो सब्जियाँ ले लो, क्या चाहिए आपको, आलू, प्याज, टमाटर, जो भी चाहे वो खरीद लो, जल्दी आओ और जल्दी ले लो सब्जियाँ, हरी हरी सब्जियाँ है। और घर वाले जो है वे भी उन्हें कहते थे कि जल्दी आओ। गांव गली में जाने के बाद जो भी कुछ महिलाएं थी वे आकर सब्जियां लेती थी और सब्जियां भी बहुत अच्छी थी। हर रोज़ वे कहती थी, अब्बू अब बहुत ही अच्छी सब्जियां लाते हैं और एक फ़ायदा हमें भी मिलता है, दार पर ही हमें अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं। बस खुदा की मेहरबानी है, अल्लाह की शुक्र है, मैं आपको अच्छी सब्जियां देता हूँ। इस तरह से बहुत ही जल्दी अब्बू की सब्जियां ख़त्म हो जाती थी। फिर वो अपने घर आता था और दूसरे दिन की तैयारी में लग जाता था। हामिद भी पाठशाला में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता था, खेल कूद में भी वह अच्छा था और वह पढ़ने में भी, पढ़ाई में भी उसका दिल लगता था। हमेशा उसका अपने क्लास में पहला ही क्रमांक आता था। किसी भी छात्र को कोई भी अगर तकलीफ हो या वह कुछ संकट में हो तो हामिद उन्हें सहायता करता था। अब्बाजान उसे कहते थे कि बेटा, हर एक को मदद करना अच्छी बात है, किसी की बुराई मत करो, हो सके तो सहायता करो। और हामिद ने यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखी थी। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। हामिद 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब अब्बू कहने लगे कि बस अब आगे नहीं पढ़ना, मुझे ही तुम मदद करो, किस तरह से सब्जी बेचनी चाहिए यह तुम भी सीख लो। लेकिन अब्बाजान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हामिद आगे पढ़ाई करेगा, वह आगे बढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा, मैं तो उसे अफसर बनना देखता हूँ और यही मेरा सपना हामिद पूरा करेगा। और अभी तुम तो काम करते ही हो, मैं भी तुम्हें मदद करता हूँ। और
अब्बू ने अब्बाजान के सामने कुछ नहीं कहा। आगे वह अपने पिता के साथ बहुत ही जल्दी उठकर गांव से शहर जाने लगा और वहाँ पाठशाला में उसने अपना नाम दाखिल कर दिया। अब्बू जो है वह हर रोज़ की तरह अपना काम करता था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सुख के दिन कभी तो बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा संकट इनके परिवार पर आ गया। हर रोज़ की तरह हमीद और अब्बू दोनों शहर गए। हमीद अपनी पाठशाला में गया और अब्बू सब्जी खरीदकर अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बस को ही अपघात हो गया। वह इतना भयानक था, इतना भीषण था कि उसमें 10 लोग तो उसी जगह पर ही मर गए और दुर्भाग्यवश उन 10 में अब्बू भी शामिल थे। घर में जब यह खबर मिली तो मानो उन पर पहाड़ सा गिर पड़ा। सभी लोग बहुत ही दुखी हो गए, गांव वाले भी दुखी हो गए, अब रिश्तेदार भी आ गए। सभी ने समझाया और सभी लोग बहुत ही दुखी हो गए, पर करेंगे क्या, जो हो गया सो हो गया, आगे तो देखना ही चाहिए। और वैसे ही शोक में डूबे हुए परिवार को सभी लोग सांत्वना देकर चले गए। 10-12 दिन के बाद रिश्तेदार भी चले गए। अब अब्बाजान कहने लगे, आगे क्या होगा, हमें तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, यह तो मैंने सोच ही लिया है, अब तुम क्या करो, जल्दी तो जाते ही हो, बाजार में जाकर सब्जियां खरीदो और गांव भेज दो। यहाँ आने के बाद तुम्हारी अम्मी उसे स्टैंड पर उतार लेगी और अम्मी अब अब्बू का काम पूरा करेगी। तुम्हें स्कूल में जाना ही है, आगे पढ़ना ही है, मैं अम्मी को मदद करूँगा। इस तरह से अब्बाजान ने कहा कि अब परिवार का मुझे ही कुछ करना चाहिए, मैं ही प्रमुख बन जाऊँगा। इस तरह से अब्बाजान ने हमीद और उसकी अम्मी को धीरज बंधाया और अब्बाजान अब सारा काम फिर से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब जो भी कुछ करना है मुझे ही करना है। हमीद आगे बढ़ने लगा और अम्मी जो है वह अब सब्जी बेचने लगी। धीरे धीरे उसे भी सब्जी बेचने की आदत हो गई। इस तरह से हमीद की 10वीं हो गई। इसके बाद वो कॉलेज में भी जाना चाहता था, कॉलेज में भी गया। वह इतना होशियार था कि पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब पढ़ने का उसका खर्चा तो कम हो गया। फिर भी वह कहने लगा कि मैं क्या करूं, स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी लेकिन बाकी का खर्चा कैसा होगा। अब्बाजान ने कहा, धीरज रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। और अब्बाजान ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे काल बीतता गया। हमीद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आगे भी बढ़ गया। आगे भी उसे स्कॉलरशिप मिल गई, उसकी उच्च शिक्षा भी पूरी हो गई। उतने में उसे एक अच्छे से कंपनी का कॉल भी आ गया। वह अपने घर जाकर अब्बाजान से मिलना चाहता था और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें कुछ देना भी चाहता था। जो उसने कुछ पैसे बचा कर रखे थे अब्बाजान के लिए कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन उसे वह मौका ही नहीं मिला। अब्बाजान की खबर तो उसे मिलती थी, हमेशा वे खत में लिखते थे कि मैं अच्छा हूँ, तुम यहाँ की चिंता मत करो। और वह भी सोचता था कि चलो अब्बाजान घर का काम काज सब कुछ देखते हैं। लेकिन अब उसे नौकरी करने के लिए बड़े शहर में जाना ही पड़ा, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। बहुत ही जल्दी उसे अपने ड्यूटी पर जाना था, वह चला गया। फिर उसने वहाँ से जाने के बाद अब्बाजान को खत लिखा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी सभी तैयारी हो गई है, व्यवस्था भी अच्छी है, पर अब मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए आपसे मैं मिला नहीं, मैं फिर से जल्दी ही आपको मिलना चाहता हूँ। 1 महीना पूरा होने के बाद मैं घर वापस आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। इस तरह से 1 महीना उसका बीत गया। उसकी पहले महीने की तनख्वाह भी हो गई। अम्मी के लिए, अब्बाजान के लिए उसने कुछ खरीद लिया, कुछ अच्छी सी चीज़ें भी खरीद ली और खुशी खुशी वह अपने गांव आ गया।
लेकिन गांव आने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा तो क्या, अब्बा जान नहीं रहे थे, वह अल्लाह से प्यारे हो गए थे। उसने अम्मी से पूछा, मुझे यह बताया क्यों नहीं? तो अम्मी ने कहा, अब्बा जान नहीं जाते समय मुझे यह बताया था कि यह बात कभी भी हमीद को मत कहना, जब भी कभी हमीद यहाँ आ जाएगा तभी उसे इस बात का पता चलेगा। उन्होंने मुझे जाते समय कसम दिलाई थी, इसलिए मैंने यह बात तुमसे नहीं की। लेकिन वे तो खुश हो गए, उन्होंने सुना कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। इस तरह से सचमुच अभी जो उसका हमीद का माया का छत्र था वह चल गया। Kuta
बोरसुरी या शाळेमध्ये शिकते. माझ्या गावाचे नाव बोरसुरी, महाराष्ट्र. आज मी तुम्हाला एक अभंग म्हणून दाखवणार आहे. अरे विठ्ठला तुला कधी मी पाहीन, एकादशीला पंढरी जाईन. अरे विठ्ठला तुला कधी मी पाहीन, एकादशीला पंढरी जाईन. मी निघाले पंढरपुरा, चंद्रभागेत पुंडलिक उभा. मी निघाले पंढरपुरा, चंद्रभागेत पुंडलिक उभा. त्याचे दुरून दर्शन घेईन, एकादशीला पंढरी जाईन. अरे विठ्ठला तुला कधी मी पाहीन, एकादशीला पंढरी जाईन. मी निघाले पंढरपुरी, चंद्रभागेत रुक्मिण उभी. मी निघाले पंढरपुरी, चंद्रभागेत रुक्मिण उभी. तिचे दुरून दर्शन घेईन, एकादशीला पंढरी जाईन. अरे विठ्ठला तुला कधी मी पाहीन, एकादशीला पंढरी जाईन. हळदी कुंकाच्या बुक्यानं भरलेत ताटा, दर्शनाला नाहीत वाटा. त्याच्या ध्वनी म्हणे आहो देवा तुमच्या अभंग गाईन, एकादशीला पंढरी जाईन. अरे विठ्ठला तुला कधी मी पाहीन, एकादशीला पंढरी जाईन. धन्यवाद. बाल आनंद महोत्सव 2020 के आयोजन हेतु इस साल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं गोवा समूह के तरफ से फैंसी ड्रेस का प्रसारण. बाल कलाकार श्री यश प्रकाश सावंत से. सत्य अहिंसा शांति ही इस संसार का सार है. इसी नीतियों से हम पूरे जगत में तरक्की कर सकते हैं. उच्च नीच यह धर्म भेद हमारे उत्कर्ष में बाधा डाल सकता है. हमको उनको पार करके चलना है, तब भी हमारी उन्नति होगी. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. नमस्ते. तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है. अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई ना काम नहीं है. जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है. तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान
इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने जो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि ककती, मेरे पापा का नाम भीगू ककती, मेरे मम्मी का नाम मुनमुन ककती। मैं माधवदेव हाई स्कूल के अष्टम श्रेणी के छात्री हूँ। मेरे गाँव का नाम पुगकड़ा फॉरेस्ट है। ये बिहू नृत्य है।
है श्यामलाल मेमोरियल हाई स्कूल उदगीर। मैं वहाँ पे 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही अद्भुत और इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण पूरक है। उसका नाम है वाटर डिस्पेंसर यानी कि पानी का वितरक। तो चलिए मैं इसका महत्व आपको बताती हूँ। ये मशीन किस पर चलती है? बैटरी पर, इलेक्ट्रिक पर या फिर मशीन्स पर? नहीं दोस्तों, इनमें से किसी पर भी नहीं चलती। ये चलती है एयर प्रेशर से। तो चलिए मैं अब इसका रॉ मटेरियल आपको बताती हूँ। तो आपको चाहिए एक खाली बॉटल, एक स्ट्रॉ, एक छोटा सा ग्लास और एक कार्डबोर्ड। और आइए अब हम सेटिंग्स देखेंगे इसकी। मैंने पहले बॉटल में एक छोटा सा छेद कर दिया है, इसके वजह से स्ट्रॉ जो है वो फिट बैठेगी अंदर। और यहाँ पे मैंने इसके ठीक नीचे ग्लास रखा है क्योंकि पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि दोस्तों पानी ही हमारी लाइफ होती है। तो चलिए अब मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। जब हम थोड़ा सा टैप ओपन करते हैं तब पानी आना शुरू हो जाता है, ये देखिए दोस्तों। और जब हम टैप बंद करते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब एयर प्रेशर जो होता है यानी कि हवा का दबाव पानी के अंदर जाता है, तब उसके प्रेशराइज होके पानी यहाँ से आता है। जब हम पानी का ढक्कन बंद करते हैं तब यहाँ पानी आना बंद हो जाता है। दोस्तों सिर्फ बॉटल में ही नहीं, तो हम इसे बड़ी सी बिस्लरी में भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। नमस्ते, मैं उषा तोंचरकर लातूर डिस्ट्रिक्ट उदगीर से एक गीत सुना रही हूँ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नमस्ते। Devo
तो देखा बच्चों, कला हमें कितना आनंद देती है। कला कौन सी भी हो, अगर हम वो देखें तो हमारे मन को बहुत आनंद मिलता है। कला को किसी की सीमा नहीं रही, उसको भाषा की सीमा नहीं है, देश को सीमा हो सकती है, लेकिन कला को कोई सीमा नहीं है। किसी भी देश की कला अगर हम देखें तो वह हमारे मन को छू जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कला को कोई सीमा नहीं होती। तो बच्चों, अपने जीवन में जो आने वाला तनाव है, अगर वह न आना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो कौन सी भी एक कला आपको अपने जीवन में संजोई रखनी है और इससे आप अपने जीवन का तनाव मुक्त जीवन कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, कला को न छोड़ें। धन्यवाद।